Hello and welcome to Central Exam Updates. In our third episode of The World This Week, we have some pretty interesting articles from all over the world which we will try and understand from examination perspective. तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे यह गुजारिश है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ अपना वैल्यूएबल इनपुट्स डालें ताकि हमें और क्या मिले, एनकरेजमेंट मिले टू डू this kind of free initiative with much more vigor and much more effort. Without any further ado, let us begin today's discussion. The first article is from Bangladesh. बांग्लादेश के बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो भी डिस्कस किया था और लास्ट जो हम लोगों का एपिसोड था, एपिसोड 2 में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। बांग्लादेश को आपका 1971 में मिला है आपका आजादी, ठीक है। कहां से? जो आपका वेस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान का पार्ट था, ठीक है। 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान की जब बंटवारा हुआ, उस टाइम बांग्लादेश क्योंकि एक मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस था, इट वाज इनएविटेबली द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, बट इट वाज कॉल्ड ईस्ट पाकिस्तान, और जो आज के डेट में पाकिस्तान है उसका हम लोग वेस्ट पाकिस्तान कहते हैं। लेकिन क्या हुआ कि बावजूद इसके कि ये पाकिस्तान के पार्ट थे, पाकिस्तान के लोग जो बंगाली स्पीकिंग लोग हैं ईस्ट पाकिस्तान के, आज के डेट बांग्लादेश के, उनको सबऑर्डिनेट और काफी निचले नजर से देखते थे। बंगाली एज ए लैंग्वेज, जिसको जब वहां पर भाषा आंदोलन चल रहा था, द लैंग्वेज मूवमेंट, कि बंगाली को भी एक वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेजेस में डाला जाए, तो उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। तो इन तमाम चीजों की वजह से वहां पर क्या था, आपका उर्दू सुप्रीमेसी था ऑस्ट्रेल पाकिस्तान में। तो ये सब चलते लोगों को लगा कि हम भले ही जो रिलीजन हम लोगों का भले ही सेम हो, हम लोग का क्या नहीं है, देयर इज नो कल्चरल यूनियनिमिटी बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो उसी के चलते अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख मुजीबुर रहमान, ओके, शेख मुजीबुर रहमान, तो शेख मुजीबुर रहमान is known as the founding father of Bangladesh and he is also the father of incumbent prime minister शेख हसीना। तो इनके लीडरशिप के अंदर बांग्लादेश को आजादी मिली 1971 में। 1971 में जब आजादी मिली, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ये आजादी की लड़ाई में अपने जान गंवा चुके थे। तो इन तमाम लोगों के लिए जस्टिस करने के मकसद से इन्होंने बोला, शेख मुजीबुर रहमान साहब ने बोला कि मैं उन तमाम लोगों को रिजर्वेशन दूंगा गवर्नमेंट जॉब्स में, गवर्नमेंट वैकेंसीज में, एडमिशन वगैरह में, ठीक है। तो 1972 से ये रिजर्वेशन पॉलिसी लाया गया। लेकिन 1972 में 75 में एक बहुत भयावह इंसिडेंट होता है, वो ये होता है द मास मर्डर ऑफ द एंटायर फैमिली ऑफ शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। तो उस वक्त जो शेख हसीना जी है और उनकी जो बहन है, दे वर इन जर्मनी, तो वो लोग बच गए, लेकिन बाकी एंटायर फैमिली वाज वाइप्ड आउट, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि हालत थोड़ा सा पॉलिटिकल सिचुएशन वाज नॉट दैट गुड। फिर 1996 की अगर हम बात करें, 1996 में पहली बार शेख हसीना जो है, शी बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। उन्होंने बोला कि जो पॉलिसी, रिजर्वेशन की पॉलिसी जो फ्रीडम फाइटर्स को मिल रहा था, अब उनके जो सन्स एंड डॉटर्स है उनको भी मिलेगा, ठीक है। फिर 2001 में हम लोग क्या देखते हैं, शेख हसीना की जो सरकार है वो पावर से चली जाती है और खालिदा जिया की गवर्नमेंट आती है। तो खालिदा जिया की गवर्नमेंट वाज नॉट सो मच इन सपोर्ट ऑफ दिस रिजर्वेशन पॉलिसी, ठीक है। तो 2009 में वापस आती है शेख हसीना पावर में, 2009 में, और इन्होंने बोला कि अब क्या हुआ कि नॉट ओनली सन्स एंड डॉटर्स बट जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, किसके, जो आपका फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है, ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। फ्रीडम फाइटर्स को क्या कहा जाता है बांग्लादेश में? मुक्ति योद्धा, मुक्ति फ्रीडम योद्धा इज फाइटर्स। तो मुक्ति योद्धा के जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उन लोगों को क्या दिया जाएगा? रिजर्वेशन दिया जाएगा, और ये 30% रिजर्वेशन है। तो ये आपका 2009 से 2018 तक ये चला। 2018 में क्या हुआ, कुछ स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया कि हम लोग चाहते हैं कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है ये क्या किया जाए, आपका रिस्ट्रक्चर किया जाए, ठीक है, रिस्ट्रक्चर किया जाए, और जो आपका
1/3 of the job opportunities are going directly to the descendants of मुक्ति योद्धा। ये चीज बदलना चाहिए, थोड़ा रैशनैलिटी आना चाहिए, थोड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। सरकार ने 2018 में बोला चलो हम इसको क्या करते हैं, पूरी तरह से एबोलिश कर देते हैं, ठीक है, एबोलिश कर दिया। अब स्टूडेंट्स इससे भी थोड़ा सा क्या हो गया, खफा हो गए कि हम लोग एबोलिशन तो नहीं चाहते थे, हम चाहते थे क्या हो, रिस्ट्रक्चरिंग हो। बहरहाल ये केस ये आपका बांग्लादेश के हाई कोर्ट डिवीजन बेंच के पास। तो ये जो 2018 का जो आपका एग्जीक्यूटिव डिसीजन था बांग्लादेश गवर्नमेंट का, ये 2020 में आपका लागू हो जाता है। देन अगेन ऑन द 5th of June 2024, okay, it is on this date when high court of ढाका they declare that जो 2018 का जो सरकार का जो डिसीजन था इट वाज इलीगल, ठीक है, इट वाज इलीगल, और ये जो आपका रिजर्वेशन की पॉलिसी है ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब इस वर्डिक्ट के खिलाफ स्टूडेंट्स करने लगे प्रोटेस्ट, ठीक है, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट एज नो अपना बता रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं चलना चाहिए, ये खत्म हो गया था, अच्छी बात है ये वो। जब ये प्रोटेस्ट करने लगे तो प्राइम मिनिस्टर जो शेख हसीना साहिबा है, शी कॉल्स ऑल दीज प्रोटेस्टर्स एज राजाकार्स। अब ये राजाकार्स कौन है? राजाकार्स वर द पीपल ड्यूरिंग द लिबरेशन मूवमेंट ऑफ बांग्लादेश इन 1971 who supported the Pakistani military, and they were also involved in the rape and killing of innumerable number of women। तो राजाकार एक बहुत ही वाहियत किस्म के गाली के तौर पे माना जाता है बांग्लादेश में। जब ये शब्द स्टूडेंट्स के लिए, प्रोटेस्टर्स के लिए इस्तेमाल किया गया, इनके अंदर और ज्यादा गुस्सा आया सरकार के प्रति। तो एक तो ये 4th टर्म के लिए शी बिकेम प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर तो बनी, और जो जनवरी में जब इलेक्शन हुआ उन्होंने फिर से प्राइम मिनिस्टर बना। लेकिन यहाँ पर जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट है ये एक इश्यू है ऑलरेडी, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ इन्फ्लेशन भी इश्यू है। तो ऐसे में लोगों को लगा कि नहीं, ये सरकार एक तो अपना मनमर्जी करते हैं, ऊपर से हम अपना एक वैलिड कॉज के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, उस पर भी हम लोग इस तरह की टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, सो वी नीड टू प्रोटेस्ट। तो मोर देन 150 प्लस people lost their lives in this protest। Finally on last Sunday, ठीक है, लास्ट संडे को जो आपका सुप्रीम कोर्ट का जो आपका अपीलेट डिवीजन है उन्होंने बोला कि ये जो डिसीजन था हाई कोर्ट का इट वाज इलीगल और इस डिसीजन का हम लोग वापस लेते हैं। तो ये एंटायर प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट और ये जो रजाकार की तरह जो बोला गया है, तो इस चीजों को लेकर जो डेवलपमेंट हुई बांग्लादेश में, ये एक पॉलिटिकली बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है आने वाले टाइम में। तो ये हम लोगों ने देखा, ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। तो आपका क्या ओपिनियन है अबाउट द गवर्नमेंट्स डिसीजन इन बांग्लादेश, और उसका क्या पॉजिटिव तो नहीं कहेंगे, क्या पॉसिबल इम्प्लीकेशंस हो सकता है इन इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप, ठीक है। बहुत सारे बांग्लादेश में जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाते हैं वहां पर हजारों की तादाद में है, 4000 से भी ज्यादा लोग हैं, वो लोग भी घर आ चुके हैं, तो वो एक चीज है। दूसरा आर्टिकल है आपका ताइवान से। ताइवान का जो प्रेसिडेंट हुआ ही सेज कि ताइवान मस्ट प्रोटेक्ट इट्स सॉवरेनिटी, नो इट्स ओन हिस्ट्री, सेज प्रेसिडेंट। तो ताइवान की अगर हम बात करें, यहाँ ये आपका चाइना का शुरुआत हो जाता है, ये ताइवान स्टेट आप देख सकते हैं, दिस इज ताइवान, ठीक है, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। चाइना बोलते हैं ताइवान इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना, बट ताइवान अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे घोषित करते हैं। तो इनके बीच में, चाइना और ताइवान के बीच में जो टसल है बहुत लंबे समय से चल रहा है, एंड चाइना इज ऑन ए प्लान टू कैप्चर ताइवान एंड कंप्लीटली चाइनाइजेशन ऑफ दिस आइलैंड। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ताइवान हमेशा न्यूज में रहता है। तो अगर ताइवान न्यूज में रहता है, जो इसके आपका मैप है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस तो आपको जानना पड़ेगा। यहाँ पर ताइवान के नीचे है आपका लुजोन स्ट्रेट, ठीक है, ये आपको जानना पड़ेगा वेयर लुजोन स्ट्रेट इज, ठीक है। ताइवान के बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, जो कि इंडिया के 8 स्टेट्स में पास होता है। इफ यू कैन कमेंट डाउन ऑल द 8 स्टेट्स जिसके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, दैट वुड बी ग्रेट। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये ताइवान स्ट्रेट हो गया, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। साउथ चाइना सी के
आसपास है, और यहाँ पर आपको ऊपर देखने के लिए मिलेगा ईस्ट चाइना सी, ठीक है। ताइवान का कैपिटल है ताइपे। तो ये सारे चीजें आपको जानना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू ताइवान, क्योंकि ताइवान एक इम्पोर्टेंट ग्लोबल वो है आपका क्या कहते हैं, जो आपका चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए सेमीकंडक्टर की जरूरत होता है, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ताइवान से आती है। और ताइवान और इंडिया का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, ठीक है। और इसीलिए हमें ताइवान के बारे में तो जानना ही पड़ेगा, और ऊपर से यह हमेशा न्यूज में रहता है। नेक्स्ट आर्टिकल इज फ्रॉम फिलीपींस। तो अभी फिलीपींस और चाइना की अगर हम बात करें, ठीक है, इसको हम देखेंगे कि फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट है, इनका नाम है बोंगबोंग मार्कोस। इनका एक तो बोंगबोंग मार्कोस भी है, उसको फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर भी कहते हैं। तो इन्होंने बोला कि हमें चाइना के साथ जो रिश्ता है हमारा, ठीक है, चाइना के साथ जो रिश्ता है ये हमें क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूव करने की कोशिश करना पड़ेगा। अब देखिए, मैं अक्सर ये चीज कोट करता हूँ, when Atal Bihari Vajpayee ji was in China in 2003, he said कि you can choose your friends, not your neighbor। आप अपना दोस्त तो बना सकते हैं, मगर जो आपका नेबर क्या होने कौन होने वाला है ये आपके हाथ में नहीं है। तो वट एवर वी डू, हम लोगों के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में जो भी रिश्ता है, इसको हमें कोशिश ये करना पड़ेगा कि कितना बेहतर इसको किया जाए, कितना पीसफुल स्टेज में रखा जाए, ताकि जो सबसे मोस्ट पॉपुलस टू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दे कैन कम टुगेदर एंड वर्क सिमलेसली। तो उसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि फिलीपींस एक क्या है, आइलैंड कंट्री है, ठीक है। इनके साथ जो साउथ चाइना सी है, ठीक है, साउथ चाइना सी में फिलीपींस और चाइना के बीच में टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं। और ये जब बोंगबोंग मार्कोस जब ये प्रेसिडेंट बना, ठीक है, व्हेन ही केम टू पावर इन 2022, तब से लेकर दोनों कंट्री के जो रिश्ता है और ज्यादा टेंस हो गया। तो इन्होंने हाल ही में, ठीक है, हाल ही में दे केम टुगेदर द लीडर्स ऑफ द बोथ द कंट्रीज एंड डिसाइडेड कि हमें साथ में मिलजुल कर काम करना चाहिए। जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स जो है, ये हम दोनों के किसी के भी फेवर में नहीं है, ठीक है। इट कैन नॉट यील्ड इन टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, ओके। और हमें ये क्या करना चाहिए, एस्केलेटिंग कॉन्फ्रंटेशन जो है ये हमें रोकना पड़ेगा। Manila is locked in a long-standing territorial row with Beijing over parts of the strategic waterway। तो मनीला इज द कैपिटल ऑफ फिलीपींस। तो इन दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत लंबे समय से ये सब चलता आ रहा है, और यहाँ पर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होने की संभावना है। देखिए, चाइना आज के डेट में $20 ट्रिलियन से भी ज्यादा बड़ा इकोनॉमी है, ठीक है, $20 ट्रिलियन इकोनॉमी से भी बड़ा इकोनॉमी है। इतने बड़े कंट्री के साथ अगर आप लॉगरहेड्स पे आ जाते हैं, if you are at loggerheads with such a big economy, it is only logical that you make some peace with such a big economy and think about your sovereignty। तो यहाँ पर आपको मैप देखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इन्होंने क्या बोला कि केम आफ्टर द फिलीपींस एंड चाइना एग्री टू प्रोविजनल अरेंजमेंट फॉर रीसप्लाई मिशन टू फिलिपिनो ट्रूप्स। अगर फिलिपिनो ट्रूप्स, फिलीपींस के ट्रूप्स अगर साउथ चाइना सी में हैं और अगर उनको रीसप्लाई की जरूरत है, तो सेकेंड थॉमस शोल नाम के एक आपका आइलैंड टाइप है, वहां पर इनका जो आपका एरिया है सेकेंड थॉमस शोल, वहां पर जाके रिफ्यूलिंग कर सकते हैं। ये एग्रीमेंट दोनों कंट्री के बीच में साइन हुआ है। अब यहाँ पर ये भी रीजन बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। आपको यहाँ पर कुछ लोकेशन है जो जानना पड़ेगा। फिलीपींस सी, लुजन स्ट्रेट, जो अभी मैं पिछले स्लाइड में बताया था, ये ताइवान और फिलीपींस के बीच में है, लुजन स्ट्रेट, ठीक है। यहाँ पर है सुलू सी है, ठीक है, यहाँ पर स्कॉर्बोरो शोल, पैरासेल आइलैंड्स, ठीक है, और स्प्रैटली आइलैंड्स। ये बहुत ज्यादा ही आपको लोकेशन मतलब ये बहुत ज्यादा ही न्यूज में रहता है, एंड आपको जानना पड़ेगा कि स्कार्बोरो, पैरासेल एंड स्प्रैटली, यहाँ पर सुलू सी, और ऊपर हो गया आपका लुजन स्ट्रेट, ठीक है। और अभी क्योंकि ये सेकेंड थॉमस शोल या फिर सेकेंड थॉमस रिफ ये भी न्यूज में है, आपको जानना पड़ेगा ये स्प्रैटली आइलैंड्स के बगल में है, ठीक है। तो these locations are abundantly important for examinations that you are going to face in the coming months। so ties with चाइना की बात करें, यही हमने बताया कि 2022 के बाद से इन दोनों के बीच में रिश्ता बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, और ये था कि फिलीपींस और चाइना के बीच में अगर टेंशन बढ़ेगा तो यूएस को यहाँ पर यूएस का एंट्री हो जाएगा, क्योंकि यूएस और फिलीपींस के बीच में, ठीक है,
यूएस और फिलीपींस के बीच में एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी साइंड है। इसका मतलब ये है कि अगर दोनों में से किसी भी एक कंट्री के ऊपर कोई अटैक होता है अगेंस्ट देयर वेसल्स, एयरक्राफ्ट और मिलिट्री और कोस्ट गार्ड, ठीक है, तो वैसे में यूएस यहाँ पर डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगा टू प्रोटेक्ट द एलाई। ओके, तो ये एक चीज है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं अबाउट फिलीपींस एंड चाइना एंड साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी हमेशा ही न्यूज में रहता है क्योंकि हो सकता है फिलीपींस के कुछ रेस्पॉन्स आया हो, या फिर मलेशिया का, इंडोनेशिया का, ब्रुनाई का, ठीक है, या फिर वियतनाम का, क्योंकि इन तमाम कंट्री जो है आपका साउथ चाइना सी में एग्जिस्ट करते हैं और इन लोगों का डायरेक्ट क्या है बियरिंग है इन द साउथ चाइना सी। बट चाइना क्या बोलते हैं सरप्राइजिंगली कि एंटायर साउथ चाइना सी बिलोंग्स टू चाइना। तो इसीलिए यहाँ पर सारा मसला है, जो कि आपको साउथ चाइना सी के बारे में एक सेपरेट लेक्चर है हमारे उसमें नॉर्थ ईस्ट पीएससी नाम के चैनल में, आप वहां पर देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज फ्रॉम वेनेजुएला। वेनेजुएला की अगर हम बात करें, ये आपका साउथ अमेरिका में है, ठीक है, साउथ अमेरिका में है। ये कंट्री एक टाइम में बहुत ज्यादा रिच माना जाता था बिकॉज ऑफ इट्स ऑयल रिजर्व। ओके, बहुत ज्यादा यहाँ पर ऑयल रिजर्व है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी क्या है कि बहुत इकोनॉमिक डाउनटर्न हो चुका है। इनका जो भी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी था उसका मोर देन 80% जो आपका इकोनॉमिक बेस है वो डिप हो चुका है। यहाँ पर जो आपका वेनेजुएला में जो लोग रहते हैं उनके पास कुछ डॉलर्स ही हैं पूरे महीने में चलने के लिए। इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब है। ऐसे में जो आपका वहां पर प्रेसिडेंट है, ठीक है, निकोलस मदुरो, उनका अभी इलेक्शन हुआ यस्टरडे संडे को हुआ, ठीक है। तो इस इलेक्शन में ऐसा था कि उनको जीतने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और जो आपका गोंजालेज उरुटिया है, उनकी जीतने की संभावना ज्यादा है, मगर लोग ऐसे assumptions लगा रहे हैं कि निकोलस मादुरो विल ट्राई ईच एंड एवरी बिट टू रिमेन इन पावर। और इन्होंने पास्ट में कई सारे मर्तबा अपने स्टेटमेंट्स के थ्रू बताया है कि मैं पावर से तो नहीं हट रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ये मैप तो देखेंगे, यहाँ पर देख लीजिए कि years of sanctions and other pressure have failed to dislodge the president। बहुत ज्यादा सैंक्शंस आने लगी आप यूएस वगैरह से या फिर इंटरनेशनल कंट्रीज से, तो वैसे उसके बावजूद भी प्रेसिडेंट पावर से नहीं हटे। इनको कुछ सपोर्ट है वहाँ के जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, और मिलिट्री लीडर्स से उनको सपोर्ट है। इसके साथ साथ क्यूबा, रशिया और चाइना से भी सपोर्ट है, क्योंकि वेनेजुएला एक क्या है आपका सोशलिज्म में मानने वाले कंट्री में से है, ठीक है। So repeatedly vowed that he will not cede power now, even as Venezuelans clamor for change। तो ये इसका देखिए 80% जीडीपी श्रंक हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर यूएस सैंक्शंस भर भर के पड़ा था। तो यूएस सैंक्शंस कब पड़ता है, किसके ऊपर पड़ता है, इसके ऊपर तो आप सबको थोड़ा सा होगा आइडिया होगा कि जब भी कोई कंट्री ज्यादा वो होता है अपना इंडिपेंडेंस असर्ट करता है, सॉवरेनिटी असर्ट करता है, तो वहां पर यूएस थोड़ा सक्रिय हो जाता है। तो ये जो आपका इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से क्या हुआ, लोग वहां से भागने लगे, ठीक है। कुछ लोग तो आपका पनामे में चले गए, कुछ कोलंबिया में आए, ब्राजील में आए, ठीक है, और कुछ लोग जो आपका डेरियन गए फिर इसको पार करके यहाँ से न्यू मेक्सिको से होकर यूएस में जाने की कोशिश किया। तो 2.3 मिलियन वेनेजुएलन्स लिविंग अब्रॉड इंक्लूडिंग 1.6 मिलियन सिंस 2015, ठीक है। तो जो आपका इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो आपका इकोनॉमिक हालत है इस देश की, इतना खराब है कि लोगों को लग रहा है द बेस्ट ऑप्शन इज टू फ्लाई अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंट्री। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको देखना पड़ेगा कि इसका लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है। ये आपका साउथ अमेरिकन कंट्री है और इनका लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इट्स अबाउट हमास एंड फतह। हमास और फतह की बात करें, दे आर टू ग्रुप्स, ठीक है। फतह की जो ओवरऑल कंट्रोल है ये आपका वेस्ट बैंक टेरिटरी में है, ठीक है, और जो हमास का है वो आपका गाजा टेरिटरी में है। ये दोनों जो ग्रुपिंग्स है, इन दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं है, ठीक है। अब ये दोनों अपने आप को बताता है कि वी रिप्रेजेंट द पैलेस्टीनियन पीपल, ठीक है, पैलेस्टीनियन पीपल को ये रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये दोनों
पार्टी के बीच में ही यूनिटी नहीं है तो कैसे एक कंट्री को वो कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। तो जैसे गाजा में जो अभी वॉर चल रहा है ये आपका 10 मंथ होने जा रहा है और इस 10 मंथ्स में more than 40,000 people have lost their lives. More than 40,000 Palestinians have lost their lives in this war. तो ऐसे में चाइना मेडिएटेड किया है कि देखो यार ऐसी बात है कि if you two are not in good terms, then how can you ensure the safety and security of your people? So in this particular situation, China comes into play and mediates a peace truce between the two parties. Okay, so ये दर्शाता है कि चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है वेस्ट एशिया में ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अभी रिसेंटली चाइना ने क्या किया है, ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो सदियों से मतलब मान लीजिए कि उनके बीच में रिश्ता खराब है, उस रिश्ते को भी डिप्लोमेटिक लेवल पे एक पीसफुल शेप देने में सक्षम हुआ है। ठीक है, तो चाइना का ग्रोइंग रोल के बारे में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज अबाउट ओलंपिक्स। अभी ओलंपिक्स चल रहा है, कहां पर हो रहा है ओलंपिक्स? पेरिस में हो रहा है। ठीक है, पेरिस में हो रहा है। अच्छा, ओलंपिक्स का मोटो क्या है ये मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए आपकी तरफ से। व्हाट इज द मोटो ऑफ पेरिस ओलंपिक 2024? तो रशिया ने क्या किया आपका 2022 के फरवरी के 24 तारीख को यूक्रेन में इन्वेड किया। लुहांस्क और डोनियट्स्क नाम के दो प्रोविंस है जो ईस्टर्न यूक्रेन में हैं, इनके बॉर्डर शेयर होता है रशिया के साथ। तो रशिया ने बोला है कि ये दोनों जो आपका प्रोविंसेस है यहाँ पर रशियन स्पीकिंग लोग हैं, दे आर आवर फ्रेंड्स एंड वी सपोर्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ दिस टू प्रिंसिपैलिटीज। और वो इन दोनों जो आपका प्रोविंसेस को रिकॉग्नाइज कर देते हैं एज इंडिपेंडेंट नेशन और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरवीन करते हैं। तब से लेकर यूक्रेन वॉर चल रहा है और रशिया को इस मसले में सपोर्ट किया बेलारूस ने। तो अब ये दोनों कंट्री रशिया और बेलारूस को बोला गया है कि आप लोगों ने क्या किया है, इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन किया है और आपके वजह से हजारों जो आपका बेगुनाह लोग हैं दे बिकम व्हाट माइग्रेंट्स। ठीक है, और उनके घर बार उससे मतलब वो चला गया, छूट गया। तो आपकी वजह से ना मतलब इनोसेंट लोग सफर कर रहे हैं। यू कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक्स और आपके देश के जो लोग हैं दे विल पार्टिसिपेट एट इंडिविजुअल न्यूट्रल एथलीट्स। तो अभी बेलारूस और रशिया के जो आपका एथलीट्स हैं जो आपका ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, दे विल पार्टिसिपेट एज AIN। ये कोई कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, कोई फ्लैग नहीं होगा, इनका कोई नेशनल एंथम नहीं होगा। बट द प्रॉब्लम इज दिस नाउ, दिस थिंग इजराइल के जो आपका रिवेंज जो अप्रोच है, जो 7 अक्टूबर 2023 के बाद से जो इजराइल ने जो किया है, मोर देन 40,000 लोगों का जो जान गंवाया है, उसके बावजूद अराउंड 88 एथलीट्स फ्रॉम इजराइल दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द पेरिस ओलंपिक। नाउ दिस इज द एथिकल डिलेमा कि अगर रशिया और बेलारूस अगर नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, व्हाई इजराइल इज डूइंग द सेम। और पूरे इंटरनेशनल लेवल पे लोग ये कोशिश कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि इजराइल को यहाँ से क्या किया जाए, बर्खास्त किया जाए। बट दैट हैज नॉट बीन द केस सो फार और पैलेस्टाइन से सिर्फ 8 लोग इस उसमें ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। खैर, मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अभी बजट पास किया गया। ठीक है, बजट 2024-25 आया। तो हर एक अलग अलग सेक्टर में जितना हम लोग वो करते हैं, एलोकेशन करते हैं, बजटरी एलोकेशन होता है, उसी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्या करता है, अपने जो प्रायोरिटी वाले कंट्रीज हैं, ठीक है, उस कंट्री में कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना वहां पर ट्रेड या फिर अलग अलग तरीके की खर्चे में हम लोग वो करेंगे, कितना पैसा जाएगा, उसका भी एलोकेशन होता है। तो इंडिया फंडेड प्रोजेक्ट्स इन द नेबरिंग neighborhood receive the bulk of the allocation for MEA। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जितने भी पैसे है उससे ज्यादातर पैसा हम लोग नेबरहुड में खर्चा करने वाले, क्योंकि हम लोग का पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। जो हमारे नेबर है, ठीक है, उनको हम सबसे पहले देखेंगे। तो नेपाल को 700 करोड़ रुपया का वो मिला। ठीक है, 100 पहले जितना था उससे 150 करोड़ ज्यादा। श्रीलंका को 245 करोड़ मिला, एन इम्प्रूवमेंट ऑफ 95 करोड़। द सिशेल्स को मिला है आपका अराउंड 10 करोड़ रुपीज, एन एलोकेशन ऑफ 10 करोड़ रुपीज। ठीक है,
पहले था, अब ये बढ़ के 30 करोड़ रुपीस हो चुका है। अब कुछ कंट्रीज हैं जैसे आपका वहां पर एलोकेशन थोड़ा कम हुआ है। भूटान की बात करें, भूटान में the largest recipient of the annual allocation under the MEA has seen a dip in funding by 332 crore। तो टोटल फंडिंग अब इस साल मिलेगा उनको 2068 करोड़, थोड़ा 332 करोड़ जो फंडिंग है वो कम हुआ। लेकिन ये एग्जैक्ट ऐसे कम नहीं है, क्योंकि हमारा जो फॉरेन सेक्रेटरी है विक्रम मिस्री, ही वाज इन भूटान, और लगभग 5000 करोड़ रुपया का जो यहाँ पर प्रोजेक्ट इन लोगों ने साइन किया है। इसके साथ साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो फंडिंग की बात करते हैं, म्यांमार, मॉरिशियस, बांग्लादेश, मंगोलिया, म्यांमार, इन ये तमाम इलाके में जो आपका जो बजटरी एलोकेशन वो कम हुआ है। ठीक है, तो ये सारे कंट्री देख सकते हैं आप। ये सेशल्स हो गया, श्रीलंका, ठीक है। तो हम लोग नेबरहुड फास्ट पॉलिसी में बिलीव रखते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज आप देख सकते हैं। मॉरिशियस है यहाँ पर। ठीक है, the allocation of Mongolia, which earlier received 7 crore rupees, has been scaled down to 5 crore। तो ये सारे चीजें भी आपको जानना पड़ेगा कि हम लोग जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है अलग अलग कंट्री के लिए बजट सेपरेटली रिजर्व करके रखते हैं। और अभी नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंडिया चाइना। इंडिया चाइना जो हम लोग क्या देखते हैं 2020 में, जून 2020 में क्या हुआ था, जो हम लोग का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए चाइना का जो है, उन लोगों के एग्रेशन के चलते हमारे इंडियन ट्रूप्स ने, बहुत संख्यक ट्रूप्स ने जान गंवाया। तब से हम दोनों कंट्री के बीच में जो आपका एलएसी में जो रिश्ता है वो सही नहीं है। तो अभी रिसेंटली मीटिंग हुआ, अभी जब कजाकिस्तान में वो हो रहा था, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग हुआ, उस टाइम भी इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग वी, इन दोनों के बीच में मीटिंग हुआ था। अभी आसियान रिलेटेड मीटिंग हो रहा है लाओस में, वहां पर भी बातचीत हो रही है। और इन हम लोगों का बातचीत का यही रहता है कि लेट अस स्केल डाउन द टेंशन बिटवीन द टू कंट्रीज, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड है इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रेड है। ठीक है, चाइना को लगभग 90 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा ट्रेड सरप्लस है, इंडिया को डेफिसिट है। ऐसे में हमें जरूरत है कि दोनों कंट्री मिलजुल कर रहे और हम दोनों के बीच में जो टेंशन है उसको हम कितना ज्यादा स्केल डाउन कर पाए। सो दिस इज वन सच डेवलपमेंट। ओके, तो ये हुआ था, आप देख सकते हैं गलवान वैली में हुआ था। फिर हॉट, ये पूरे जो मैप है ये आप देख सकते हैं, ये हम लोग कई साल से इस मैप पे चर्चा करते ही आ रहे हैं। अभी नेतन्याहू यूएस में था। ठीक है, नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, ही वाज इन द यूएस। यूएस कांग्रेस जो है, इंडिया में जैसा पार्लियामेंट होता है, अपर हाउस लोअर हाउस को मिला के पार्लियामेंट बोलते हैं, यूएसए में जो आपका अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों के मिला के कांग्रेस कहते हैं। तो कांग्रेस में ये एड्रेस कर रहा था, और एड्रेस करते वक्त इन्होंने बोला कि ईरान एक बहुत बड़ा थ्रेट है। ठीक है, थ्रेट फॉर पीस इन मिडिल ईस्ट, इस तरह के इसका एलिगेशन था। When he was in the US, hundreds of students and people of civil society, they came out against the arrival of Benjamin Netanyahu in the US and said कि जो जेनोसाइड चल रहा है गाजा में उसको रोकना चाहिए। बट ये दिस पर्सन गोes into the Congress and says that जो भी ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं बाहर, दे आर यूजफुल इडियट्स ऑफ ईरान, तो इस तरीके की बात करता है। तो एट ए टाइम जब आईसीजे के तरफ से बोला गया है कि दिस पर्सन इज डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर द जेनोसाइडल एटमॉस्फेयर इन गाजा, वैसे में ही कैन फ्रीली ट्रेवल टू द यूएस। सो दिस इज द हिपोक्रेसी ऑफ वेस्टर्न लिबरलिज्म। अगर पुतिन की बात करें, पुतिन कहीं पे भी नहीं जा सकते, पुतिन जहां पर भी जाएगा अरेस्ट कर लिया जाएगा। व्हाई नॉट द सेम विथ बेंजामिन नेतन्याहू? सेम गोस फॉर अभी जो ओलंपिक वाला हम लोगों ने टॉपिक के बारे में बात किया। तो ये एक चीज है, थिंग्स टू ए टॉपिक टू पॉन्डर ऑन। तो अब नाइजर की बात करेंगे। नाइजर में क्या हुआ है, कू हुआ था एक साल पहले। तो जब कू हुआ था, उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ पर जो आपका सिक्योरिटी है, देश की जो सिक्योरिटी है, ठीक है, देश के जो सिक्योरिटी है और इकोनॉमी है वो बहुत खराब है, और इसको हमें क्या करना है, सुधारने की जरूरत है। एक साल हो गया और ये जो सिस्टम है अभी भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। तो नाइजर में आपका क्या हुआ, मिलिट्री कू हुआ, माली में हुआ, बुर्किना फासो में हुआ। तो ये सारे कंट्रीज में मिलिट्री कू हुआ है। तो ये आपको देखना पड़ेगा लोकेशन कहाँ पर है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, नाइजर एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, नाइजीरिया लैंडलॉक्ड नहीं है,
इट शेयर्स इट्स कोस्ट विथ द अटलांटिक ओशन। तो नाइजर के साथ क्या है आपका, चैड है, इधर लिबिया है, अल्जीरिया है, ठीक है, माली है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे लोकेशन आपको जानना पड़ेगा। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से मैप ओरिएंटेड क्वेश्चंस आता ही आता है, नो मैटर विच एग्जाम यू आर राइटिंग। सो वेरी इंपॉर्टेंट दिस पर्टिकुलर पीस ऑफ न्यूज। ओके, नाउ दिस इज द फाइनल आर्टिकल। अगर आपने वो वाला मूवी देखा होगा वांटेड, सलमान खान का वांटेड देखा होगा, दिल लेके दर्द दिल दे गए, दैट सॉन्ग वाज शॉट इन दिस प्लेस कॉल्ड सांतोरिनी। तो सांतोरिनी इट इज इन ग्रीस। तो ये जो जगह है, यहाँ पर 15,500 के करीब, मतलब लेस देन 16,000 पीपल लिव्स इन दिस पर्टिकुलर आइलैंड, ठीक है। और यहाँ पर 3.4 मिलियन से भी ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर घूमने गए थे। तो दिस शोज कि ये जो प्लेस है इसका सैचुरेशन पॉइंट के बियॉन्ड जा रहा है। यहाँ पर हम लोगों को जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है उसके बारे में हमें यहाँ पर देखने की जरूरत है। तो ये जो आर्टिकल है मैंने इसलिए उठाया कि अभी हाल ही में जो आपका हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, वहां से आपको कई सारा न्यूज आ रहा होगा कि मेनलैंड इंडिया से जब लोग पहाड़ियों में घूमने जाते हैं, वहां पर पूरा गार्बेज छोड़ के आते हैं, वहां पर जो आपका हालत खराब कर रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से अनसस्टेनेबल एटमोस्फेयर हो गया है इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंटल, जो उसका वो है। तो ये चीज हमें देखना पड़ेगा कि दिस इज नॉट ओनली इंडिया इंडिया स्पेसिफिक फेनोमेनन, इट्स अ वर्ल्ड स्पेसिफिक फेनोमेनन। हमें अगर जो एनवायरमेंटल चेंज की जो हमें ऊज है, चैलेंजेस है, उसको हमें अगर अंडू करना है, देन हमारा जो बिहेवियर है एज एन इंडिविजुअल वो बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है। और इस तरीके की जो आपका, ठीक है, टूरिस्ट स्पॉट है, हमें जब भी टूरिस्ट स्पॉट में जाते हैं हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम वहां पर लिटरिंग ना करें, हमारी वजह से वहां पर कोई एक्स्ट्रा गार्बेज ना हो। अगर हम कभी नदी में घूमने गए हैं तो हम वहां पर प्लास्टिक को डिस्पोज ना करें। एवरीथिंग शुड बी टेकन केयर ऑफ, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है ये काफी डायरेक्ट है, काफी रियल है और हमें हम सबको दिख रहा है। So that with this much of discussion, I would like to call it a day. Thank you so much. If you have come this far, please make sure that you put a comment below the video. Thank you so much. Take care. See you in the next video. Till then, have a good time.